In last two lectures, we have discussed 5 MCQs on CPU शेड्यूलिंग। तो CPU शेड्यूलिंग के अंदर हम 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे जो गेट एग्जामिनेशन के अंदर आपके पूछे जा चुके हैं। नाउ दिस इज द 6th क्वेश्चन। नाउ रीड द क्वेश्चन। ए शेड्यूलिंग एल्गोरिथम असाइंस प्रायोरिटी। हमें क्या करनी है? प्रायोरिटी देनी है। लेट अस वी हैव P1, P2, P3, P4। वी हैव 4 प्रोसेसेस। वी हैव टू असाइन द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी किस प्रकार से देनी है? अकॉर्डिंग टू द वेटिंग टाइम ऑफ द प्रोसेस। एवरी प्रोसेस स्टार्ट्स विद प्रायोरिटी 0। तो यहाँ पे वेटिंग टाइम के अकॉर्डिंग हमें प्रायोरिटी देनी है। अगर कोई प्रोसेस जितना ज़्यादा आपका वेटिंग स्टेट के अंदर होगी उसकी प्रायोरिटी उतनी ही ज़्यादा हम देंगे। तो लेट अस वी हैव 3 प्रोसेसेस इन द वेटिंग स्टेट। मान लिया P1 इज इन रनिंग स्टेट। ये आपकी P1 क्या है? रनिंग स्टेट के अंदर है। और उसके बाद हम देखेंगे P2, P3 एंड P4 वो आपकी क्या है? वेटिंग स्टेट के अंदर है। तो हमें प्रायोरिटी किसको ज़्यादा देनी है? अब P1 के बाद कौन स्टार्ट होगा? या तो P2 स्टार्ट होगी, या P3 स्टार्ट होगी, या P4 स्टार्ट होगी। तो P1 के वेटिंग स्टेट के अंदर आने के बाद आपकी कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होगी? या तो P2 स्टार्ट होगी, या P3 स्टार्ट होगी, या फिर P4 स्टार्ट होगी। तो इनमें से कौन सी प्रोसेसेस आपकी स्टार्ट होंगी उसका पता हम लगाएंगे उनके वेटिंग टाइम से। तो जो जितने ज़्यादा वेट कर रही होगी, मान लिया P1 को वेट करते हुए हो गया 10 यूनिट टाइम, P3 को वेट करते हुए हो गया आपका 20 यूनिट टाइम, एंड P4 मान लिया 25 यूनिट टाइम से वेट कर रही है। तो हम जो प्रायोरिटी देंगे P4 को हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे और P4 आपकी क्या करेगी? P1 के बाद रन करेगी। आई थिंक यू क्लियर इट। आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें जो वेटिंग टाइम है प्रोसेसेस का, जिसको वेट करते हुए ज़्यादा समय हो गया होगा, हमें उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है। इनिशियली सभी की प्रायोरिटी क्या है? सेम है। P1, P2, P3 एंड P4 ऑल विल हैव द सेम प्रायोरिटी। सभी की प्रायोरिटी क्या है? 0 है। तो आप कोई भी प्रोसेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेटस हमने कौन सी प्रोसेस स्टार्ट कर दी? P1 प्रोसेस आपकी क्या हो गई? रनिंग स्टेट के अंदर आ गई। अब क्या करेगा? आगे क्वेश्चन के अंदर पढ़ते हैं। द शेड्यूलर रीएवैल्यूएट्स द प्रोसेस ऑफ प्रायोरिटी। जो प्रोसेसर है आपका या शेड्यूलर है आपका, वो क्या करेगा? एवरी टी टाइम के बाद, हर टी टाइम के बाद, यानी कि P1 प्रोसेस कितने टाइम तक चलेगी? टी टाइम तक चलेगी। उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि अगली प्रोसेस, इन सभी बाकी तीनों की प्रायोरिटी को दोबारा से चेक किया जाएगा शेड्यूलर के द्वारा आफ्टर टी टाइम। तो इन तीनों की जो प्रायोरिटी होगी, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी, वो इसके बाद शेड्यूल्ड हो जाएगी। P1 प्रोसेस टी टाइम के बाद प्रोसेस विल इवेलुएट द प्रायोरिटी ऑफ द ऑल रिमेनिंग प्रोसेसेस। इन सभी प्रोसेसेस की वो क्या करेगा? आपकी प्रायोरिटी को चेक करेगा। मान लिया उसने प्रायोरिटी दी, P1 को हाईएस्ट प्रायोरिटी दे दी, P2 को आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी दे दी, तो P1 के बाद कौन स्टार्ट हो जाएगा? P2 स्टार्ट हो जाएगा। अब P2 के बाद क्या हो जाएगा? 2 टी टाइम हो जाएगा। टी टाइम तक ये चलेगी। एवरी टी टाइम के बाद वो प्रायोरिटी चेक करेगा, फिर से वो प्रायोरिटी चेक करेगा। नाउ लेट अस उसने दोबारा से किसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दे दी? P1 को हाईएस्ट प्रायोरिटी दे दी। तो P2 के बाद कौन स्टार्ट होगा? P1 ही दोबारा स्टार्ट होगा, क्योंकि हर एक टी टाइम के बाद जो शेड्यूलर है वो दोबारा से सभी को प्रायोरिटी असाइन करेगा। तो जिसकी जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी वही प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और प्रायोरिटी किसके अकॉर्डिंग देगा? वो वेटिंग टाइम के अकॉर्डिंग आपकी प्रायोरिटी देगा। जिसको वेट करते हुए ज़्यादा समय हो गया होगा उसको ही हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी। तो आफ्टर टी टाइम अगेन द शेड्यूलर विल डिसाइड द प्रायोरिटी। मान लिया उसने P2 को क्या कर दिया? आपका असाइन कर दिया हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगी? P2 स्टार्ट हो जाएगी आपकी। तो इसके बाद इसी प्रकार से एवरी टाइम, आफ्टर एवरी टी टाइम, द प्रायोरिटी विल चेक एंड अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट प्रायोरिटी द शेड्यूलर विल असाइन द CPU टू दैट हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेसेस। तो ये आपका पूछ रहा है कि ये किसके जैसा एल्गोरिथम है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू। इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी आपकी ट्रू है? तो ए स्टेटमेंट के अंदर उसने दिया है
ये स्टेटमेंट के अंदर बोल रहा है दिस एल्गोरिदम इज इक्विवेलेंट टू द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये तो है ही नहीं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंदर चाहे लोवेस्ट प्रायोरिटी की आपकी क्या आ जाए, प्रोसेस आ जाए, लेकिन फिर भी वही सर्व सर्व होगी आपकी। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंदर तो सिंपल सा फंडा है आपका कि जो प्रोसेस पहले आएगी उसको सर्व किया जाएगा, प्रायोरिटी का यहाँ पे कोई फंडा है ही नहीं। बी ऑप्शन के अंदर दिस एल्गोरिथम इज इक्विवेलेंट टू द राउंड रोबिन एल्गोरिथम। तो अगर ध्यान से अगर हम देखें तो ये राउंड रोबिन की तरह ही है। राउंड रोबिन के अंदर क्या होता है, हम एक टाइम क्वांटम को डिफाइन करते हैं और उस पर्टिकुलर टाइम क्वांटम के बाद हम क्या करते हैं, स्विच करते हैं प्रोसेसेस को। तो यहाँ पर भी तो वही हो रहा है कि 0 से टी टाइम तक एक प्रोसेस चली, उसके बाद क्या हुआ, प्रोसेस स्विच कर गई। फिर टी से 2 टाइम तक एक प्रोसेस चली, 2t टाइम के बाद फिर दोबारा से स्विचिंग हो गई, P2 से P1 दोबारा से स्टार्ट हो गई। इसी प्रकार से 3t से 4t तक अपनी प्रोसेस चली, उसके बाद फिर से क्या होने वाली है, स्विचिंग होने वाली है। तो आफ्टर एवरी t टाइम द स्विचिंग इज टेकन प्लेस। सो दिस t टाइम इज अ टाइम क्वांटम फॉर द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो जो ये एल्गोरिथम हम यूज कर रहे हैं, तो ये t आपका क्या है, उस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का आपका टाइम क्वांटम है। तो इसका मतलब ये जो हमारा एल्गोरिदम है ये किसके जैसा ही है, राउंड रोबिन एल्गोरिथम के जैसा ही है। सो आवर ऑप्शन इज बी। तो बी आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ये इसके जैसा ही नहीं होगा। जो ये एल्गोरिदम है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सीपीयू टाइम असाइन किया जाएगा वो किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम जैसा ये आपका नहीं होगा। द एल्गोरिथम इज इक्विवेलेंट टू द शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हम प्रायोरिटी दे रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, वेटिंग टाइम के अकॉर्डिंग हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, नॉट फॉर द रिमेनिंग टाइम। अगर यहाँ पे रिमेनिंग टाइम लिख देता तो इसका मतलब अपना क्या हो जाता, डी ऑप्शन। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर वेटिंग टाइम की जगह अगर वो रिमेनिंग टाइम लिख देता तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाता, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पे वेटिंग टाइम दिया हुआ है इसलिए आपका डी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका गेट के अंदर आया हुआ है, ये अराउंड 2001 के अंदर आपका ये क्वेश्चन आया था। तो क्या है इसके अंदर, कंसीडर 3 CPU इंटेंसिव प्रोसेसेस विच रिक्वायर्ड 10 20 30 टाइम यूनिट्स एंड अराइव टाइम्स इज 0। तो अपने पास क्या है, P1 P2 P3 प्रोसेस है। अराइवल टाइम क्या है, अराइवल टाइम है आपका 0 2 एंड 6। नाउ द ब्रश टाइम फॉर द प्रोसेस आर 10 यूनिट 20 यूनिट एंड 30 यूनिट। तो जो विच रिक्वायर्ड 10 20 एंड 30 टाइम यूनिट्स, इतने यूनिट टाइम उसको CPU का चाहिए। नाउ हाउ मैनी कॉन्टेक्स्ट स्विच आर देयर। तो हमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पता लगानी है, कितनी बार कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी, किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। कि हमें एल्गोरिथम कौन सा लगाना है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी देखनी है कि कितनी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है। इसके आगे इसने कुछ और कंडीशंस दी हुई हैं, डू नॉट काउंट द कॉन्टेक्स्ट स्विच एट द 0 एंड एंड, यानी कि स्टार्टिंग के अंदर और एंड के अंदर अपने को कोई भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग काउंट नहीं करनी है। तो पहले शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम लगा रहे हैं। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट आपका क्या है, एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 ओनली P1 प्रोसेस इज देयर, ओनली P1 प्रोसेस इज देयर, सो वी विल असाइन द CPU टू द P1 प्रोसेस। तो हमने P1 प्रोसेस को असाइन कर दिया। अब ये नॉन प्रिमिटिव इसने बोल रखा है कि ये प्रिमिटिव नहीं है, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम यूज़ करेंगे, प्रिएम्प्टिव हम यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि मेंशन नहीं है, अगर प्रिएम्प्टिव यूज़ करना है तो वो मेंशन करेगा, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम किसका यूज़ करेंगे, नॉन प्रिएम्पशन का यूज़ करेंगे। तो P1 का रनिंग टाइम कितना है, 10 यूनिट टाइम है। तो 0 से लेकर 10 यूनिट तक अपना क्या करेगा, P1 प्रोसेस चलेगी। अब इस दौरान आपकी t इज इक्वल टू 2 के ऊपर कौन सी प्रोसेस आ चुकी है, P2 प्रोसेस आ चुकी है। और P3 के ऊपर 6 टाइम के ऊपर t इज इक्वल टू 2 के ऊपर कौन सी प्रोसेस और आ गई, P2 प्रोसेस आ गई। और t इज इक्वल टू 6 के ऊपर आपकी P3 प्रोसेस भी आ गई।
अब P1 प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद हम किस प्रोसेस को टाइम देंगे, इन दोनों में से जिसका बर्स्ट टाइम क्या होगा, कम होगा। एट टी इजिकल टू 10 के ऊपर, एट टी इजिकल टू 10 के ऊपर हमारे पास दोनों प्रोसेसेस प्रेजेंट हैं। तो सीपीयू ब्रश टाइम किसका कम है, आपका P2 और P3 में से, P2 और P3 में से आपका P2 का ब्रश टाइम 20 जो कम है। तो हम नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो असाइन करेंगे किसको, नेक्स्ट जो सीपीयू है हम किसको असाइन करेंगे, P2 को असाइन करेंगे। तो P2 कितने टाइम तक चलेगी, 20 मोर टाइम विल टेक, सो द टाइम विल 30। एट 30 यूनिट टाइम देर इज ओनली वन प्रोसेस रिमेनिंग दैट इज P3। सो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अब जो सीपीयू टाइम है वो किसको मिलेगा, P3 को मिलेगा। तो यहाँ पर दिस लाइन्स आर शोइंग द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, दिस लाइन आर शोइंग द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो यहाँ पर उसने बोला हुआ है कि फर्स्ट वाली और एंड वाली, स्टार्टिंग और एंडिंग, दिस इज स्टार्टिंग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, दिस इज एंड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, इनको हमें काउंट नहीं करना है। तो अपने पास कितनी कॉन्टेक्स्ट स्विच रह गई, देयर इज ओनली 2 कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग फॉर दिस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। सो आंसर इज 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कंसीडर ए सेट ऑफ n टास्क, ये आपका 8वां क्वेश्चन है इस सीरीज का। कंसीडर ए सेट ऑफ n टास्क विद नॉन रन टाइम R1 R2। हमारे पास n टास्क हैं, यानी मान लिया P1 P2 P3 अप टू सो ऑन Pn हमारे पास क्या है, प्रोसेसेस हैं, टास्क हैं। P1 का रन टाइम कितना है R1, P2 का रन टाइम है R2, P3 का रन टाइम है R3 एंड सो ऑन Pn का जो रन टाइम है वो कितना है Rn। तो n टास्क के लिए जो आपका रनिंग टाइम है, रन टाइम है, वो R1 R2 अप टू सो Rn रिस्पेक्टिवली। टू बी रन ऑन ए यूनी प्रोसेसर, हमारे पास प्रोसेसर केवल एक ही है, एक ही CPU अपने पास है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम विल रिजल्ट द मैक्सिमम थ्रूपुट। तो इनमें से कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आपको क्या करेगा, मैक्सिमम थ्रूपुट देगा। तो हमारे पास थ्रूपुट का मतलब आपको पता होना चाहिए। थ्रूपुट का मतलब होता है आपका नंबर ऑफ टास्क कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। भाई एक यूनिट टाइम के अंदर कितने टास्क आपके कंप्लीट हो रहे हैं, उसको आप क्या बोल लेंगे, थ्रूपुट बोल लेंगे। तो जितने ज़्यादा हमारे एक यूनिट टाइम के अंदर मान लिया 10 टास्क कंप्लीट हो रहे हैं तो थ्रूपुट कितनी हो गई, 10। अगर एक यूनिट टाइम के अंदर आपके 20 टास्क कंप्लीट हो रहे हैं, टास्क आपके क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, तो थ्रूपुट कितनी हो गई, 20। तो मैक्सिमम थ्रूपुट का मतलब क्या, जितने ज़्यादा आपके टास्क कंप्लीट हो जाएंगे पर यूनिट टाइम, उसको क्या बोला जाएगा, थ्रूपुट बोला जाएगा। और जितने ज़्यादा होंगे थ्रूपुट उतनी ही ज़्यादा आपकी आएगी। नाउ यहाँ पर हमें कोई ऑप्शन नहीं गिवन है, तो हम अपने ऑप्शन खुद ही लिख लेते हैं। लेट अस वी हैव राउंड रॉबिन CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, राउंड रॉबिन। दूसरा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हम लिख लेते हैं। थर्ड हमारा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हम लिख लेते हैं। फोर्थ हमारा शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट लिख लेते हैं, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो हमने ये 4 CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इसके अंदर लिख लिए। इनमें से कोई एक आपको मैक्सिमम थ्रूपुट देगा, वो कौन सा देगा। अब पहले डिस्कस करते हैं राउंड रॉबिन CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अब राउंड रॉबिन के अंदर क्या होता है, टाइम क्वांटम होता है। राउंड रॉबिन के अंदर क्या होता है, टाइम क्वांटम। तो मान लिया टाइम क्वांटम है 2 यूनिट्स, हमने टाइम क्वांटम को कितना मान लिया, 2 यूनिट्स मान लिया। लेट अस P1 प्रोसेस हैज़ ए रनिंग टाइम ऑफ 4 यूनिट, P2 प्रोसेस 6 यूनिट, P3 प्रोसेस मान लिया 8 यूनिट आपका रनिंग टाइम है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टार्टिंग में आपकी कौन सी प्रोसेस चली, P1 प्रोसेस चली, वो 0 से 2 यूनिट टाइम तक चलेगी, क्योंकि अपना जो टाइम क्वांटम है 2 यूनिट है। तो 2 यूनिट टाइम के बाद इसको क्या होना पड़ेगा, प्रीएम्प्ट होना पड़ेगा, और इसके बाद कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, P2 प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या 2 यूनिट टाइम तक ये चलेगी,
तो 4 यूनिट टाइम तक P2 आपकी प्रोसेस ली। तो यहाँ पर P1 का जो रिमेनिंग टाइम है वो कितना यूनिट रह गया, 2 यूनिट रह गया। P2 का कितना रह गया, 4 यूनिट। इसी प्रकार से आपका P3 का कितना रह जाएगा, आपका 6 यूनिट टाइम रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम राउंड रॉबिन CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगाते हैं और हमारा जो प्रोसेसेस का रनिंग टाइम है टाइम क्वांटम से ज़्यादा है, अगर प्रोसेसेस का रनिंग टाइम जो है वो टाइम क्वांटम से ज़्यादा है, तो कोई भी प्रोसेस आपकी क्या होगी, कंप्लीट नहीं हो पाएगी। उसको दोबारा से CPU टाइम की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो नेक्स्ट राउंड के अंदर जब उसका नंबर आएगा तो वो अपने बाकी बचा हुआ CPU टाइम लेगी और अपने आप को कंप्लीट करेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक लॉन्ग टर्म तक जब तक सभी प्रोसेसेस को अपना एक बार क्या नहीं मिल जाता है, CPU नहीं मिल जाता है, तब तक आपकी कोई भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। और थ्रोपुट का मतलब क्या होता है, थ्रोपुट का मतलब होता है कि 1 यूनिट टाइम के अंदर आपकी कितनी प्रोसेसेस कंप्लीट हो रही हैं। तो राउंड रोबिन CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर अपनी प्रोसेसेस तो बहुत सारी स्टार्ट हो गई, लेकिन कंप्लीट कोई भी नहीं हो पाई। तो जो आपका राउंड रोबिन है वो आपको बहुत कम थ्रोपुट देता है। थ्रोपुट आपकी जो क्या होगी, राउंड रोबिन के अंदर आपकी कम आएगी। नाउ टेक द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को हम लेते हैं तो लेट अस P1 का टाइम कितना है, 30 यूनिट टाइम्स है। कितना टाइम है P1 का, 30 यूनिट टाइम्स है। और P2 का कितना है, 5 यूनिट टाइम है। P3 का कितना है, 10 यूनिट टाइम है। अब P1 पहले आई है तो P1 क्या होगी, आपकी पहले ही सर्व होगी। तो अगर लॉन्गेस्ट प्रोसेस पहले आ जाती है तो एक लॉन्ग टाइम तक वही प्रोसेस चलती रहेगी। तो हमारा पर यूनिट टाइम के अंदर मैक्सिमम प्रोसेसेस को कंप्लीट करने का जो टास्क था वो क्या हो जाएगा, प्रीएम्प्ट हो जाएगा। वो हम टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो लॉन्गेस्ट आपकी प्रोसेस है अगर वो पहले आ जाती है तो हमारा क्या हो जाएगा, थ्रोपुट क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। क्योंकि हमें 1 यूनिट टाइम के अंदर क्या करना है, मैक्सिमम प्रोसेसेस को कंप्लीट करना है। तो अगर बहुत बड़ी प्रोसेस पहले आ जाती है तो वो एक लॉन्ग समय तक चलेगी और बाकी सभी प्रोसेसेस को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा और हमारी थ्रोपुट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो नेक्स्ट के अंदर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वी विल टेक द प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। तो यहीं पे सेम हम कंसेप्ट यहाँ पर भी लगा सकते हैं। मान लिया P1, P2, P3 एंड P4 वी हैव 4 प्रोसेसेस, और जो P1 की जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा है, मैक्सिमम प्रायोरिटी इसकी है, P1 की मैक्सिमम प्रायोरिटी है। और P1 हैज़ टू टेक ए लॉन्ग टाइम, उसको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए आपका कंप्लीट होने के लिए। तो सेम ये किसके जैसा हो जाएगा, FS के अंदर जो अपनी प्रॉब्लम आई थी, सेम प्रॉब्लम किसके अंदर भी अराइज हो जाएगी, आपकी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अंदर भी अराइज हो जाएगी और हमारी थ्रोपुट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नाउ इफ वी टेक द शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, तो नाउ वी हैव P1, P2, P3, P4 प्रोसेसेस हैं। एक का टाइम क्या है, 50 यूनिट है, एक का टाइम है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। लेट अस वी टेक दिस। तो हमारा क्या होगा, शॉर्टेस्ट जॉब्स अपनी क्या होंगी, पहले प्रोसेसेस होती रहेंगी उनकी। तो अपना क्या होगा, जो शॉर्टेस्ट, जो कम समय ले रही हैं, कम समय जो ले रही हैं, अपना कम जो टाइम ले रही हैं वो कंप्लीट होती जाएंगी। तो अपना इसका मतलब क्या हुआ, 1 यूनिट टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस कंप्लीशन के ऊपर चली जाएंगी। क्यों चली जाएंगी, क्योंकि उनका रनिंग टाइम क्या है, कम है। अगर कम वाली प्रोसेस, कम रनिंग टाइम वाली प्रोसेस हम स्टार्ट करवाते हैं तो वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगी और नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, वो भी जल्दी से ख़त्म होगी, नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। जिससे क्या होगा, अपनी जो पर यूनिट टाइम जो मैक्सिमम प्रोसेसेस को कंप्लीट करने का टास्क था वो अपना कंप्लीट हो जाएगा और हमारी जो थ्रोपुट है वो मैक्सिमम आपकी आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, वी डिस्कस्ड 8 MCQs ऑफ गेट इन टूडेज लेक्चर। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू मोर क्वेश्चंस। आज हमने 8 तक अपने क्वेश्चन किए हैं, 8 से आगे हम 9 से, क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करेंगे। CPU शेड्यूलिंग के मैक्सिमम क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।